दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि दुनिया की राजनीति में सबसे खतरनाक वह देश नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा हथियार, सबसे बड़ी सेना या सबसे ज्यादा पैसा होता है, बल्कि असली ताकत उस देश के पास होती है जो सही समय पर दुनिया के बदलते हुए समीकरण को पहचान ले और बिना किसी शोर के ऐसी कूटनीतिक बिसात बिछा दे कि कल तक खुद को दुनिया का मालिक समझने वाली महाशक्तियां भी अपने अगले कदम को लेकर 10 बार सोचने पर मजबूर बनाया है, हो जाए। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना कोई हमेशा के लिए दोस्त होता है और ना कोई हमेशा के लिए दुश्मन। यहां हर मुस्कुराहट के पीछे कोई ना कोई राष्ट्रीय हित छिपा होता है। हर हाथ मिलाने के पीछे भविष्य की कोई रणनीति तैयार की जा रही होती है और हर बड़े बयान के पीछे एक ऐसा संदेश होता है जिसे आम जनता शायद तुरंत ना समझ पाए, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकार उसकी एक एक लाइन का मतलब निकालने में लग जाते हैं। आज भारत भी दुनिया की उसी कूटनीतिक बिसात के बिल्कुल केंद्र में खड़ा दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चीन है। रूस अपने पुराने समीकरणों को संभालने में लगा है। फ्रांस भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को लगातार नई ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी ओर एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के अनेक विकासशील देश दुनिया की उस पुरानी व्यवस्था में बदलाव की मांग तेज कर रहे हैं जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि आज भारत का नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की लगभग हर बड़ी बहस के साथ जोड़कर देखा जाने लगा है। आखिर क्यों दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बार बार यह सवाल उठ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की सबसे शक्तिशाली संस्था की वर्तमान संरचना आज की वास्तविक दुनिया का सही प्रतिनिधित्व करती भी है या नहीं? और अगर आने वाले समय में सुरक्षा परिषद का विस्तार हुआ तो क्या भारत उस सबसे शक्तिशाली मेज पर स्थायी रूप से बैठ पाएगा जहां से दुनिया की शांति, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े फैसलों को प्रभावित किया जाता है? दोस्तों, यही वह सवाल है जिसने पिछले कुछ वर्षों में दुनिया की राजनीति के अंदर एक नई हलचल पैदा कर दी है। एक समय था जब दुनिया की 5 बड़ी शक्तियों अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में लगभग निर्विवाद शक्ति प्राप्त थी और इन 5 देशों के पास वीटो का वह विशेष अधिकार मौजूद था जिसके इस्तेमाल से सुरक्षा परिषद के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को रोका जाता है सकता है। लेकिन दुनिया अब वह दुनिया नहीं रही जो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र धीरे धीरे बदल रहा है। एशिया की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। अफ्रीका के देश अधिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। लैटिन अमेरिका के कई राष्ट्र पुरानी वैश्विक संस्थाओं में बदलाव चाहते हैं और विकासशील दुनिया लगातार यह सवाल पूछ रही है कि आखिर 21वीं सदी की समस्याओं का समाधान 20वीं सदी की शक्ति संरचना के आधार पर कब तक किया जाएगा? भारत वर्षों से अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता आया है। भारत का तर्क बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर संयुक्त राष्ट्र को वास्तव में प्रभावी, लोकतांत्रिक और प्रतिनिधित्वपूर्ण संस्था बने रहना है तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में आज की वैश्विक वास्तविकताओं का प्रतिबिंब दिखाई देना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी आबादियों में से एक वाला देश, तेजी से आगे बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में लंबे योगदान का इतिहास और ग्लोबल साउथ के मुद्दों को बार बार दुनिया के सामने रखने वाला भारत आखिर वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में अधिक प्रभावशाली भूमिका की मांग क्यों नहीं करेगा? लेकिन दोस्तों, कूटनीति में किसी अधिकार की मांग करना और उस मांग को वास्तविकता में बदल देना 2 बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। यही वह जगह है जहां सोशल मीडिया और इंटरनेट पर चलने वाली कई सनसनीखेज कहानियां पूरी प्रक्रिया को बेहद आसान बनाकर पेश कर देती हैं। कभी कहा जाता है कि इतने देशों ने भारत के समर्थन में हस्ताक्षर कर दिए और अब अगले कुछ घंटों में भारत को वीटो पावर मिलने वाली है। कभी दावा किया जाता है कि किसी एक राष्ट्रपति ने किसी कागज पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, इसलिए भारत की पूरी स्थायी सदस्यता रुक गई। कहीं कहा जाता है कि अमेरिका भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है और कहीं यह दावा किया जाता है कि भारत ने अमेरिका को ऐसा अल्टीमेटम दे दिया है जिसके बाद वॉशिंगटन के सत्ता गलियारों में हड़कंप मच गया। लेकिन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की वास्तविक व्यवस्था को समझें तो सुरक्षा परिषद में नए स्थायी सदस्यों को शामिल करने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन, व्यापक सदस्य समर्थन और मौजूदा स्थायी सदस्यों की भूमिका जैसे कई बेहद जटिल पहलू जुड़े हुए हैं। लेकिन इसका अर्थ यह भी बिल्कुल नहीं है कि भारत को लेकर दुनिया में चल रही कूटनीतिक बहस महत्वहीन है। असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि भारत की बढ़ती ताकत केवल इस बात से तय नहीं होगी कि उसे कल सुबह वीटो पावर मिलती है या 10 साल बाद। भारत की असली ताकत इस बात में दिखाई देती है कि आज सुरक्षा परिषद में सुधार की कोई भी गंभीर बहस भारत के नाम के बिना लगभग अधूरी दिखाई देती है। और यही बदलाव दुनिया की कई बड़ी शक्तियों के लिए अवसर भी है और रणनीतिक चुनौती भी।
अब जरा अमेरिका की भूमिका को समझिए। एक तरफ अमेरिका भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक बेहद महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ा है, नई तकनीकों को लेकर बातचीत तेज हुई है, अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते खुले हैं। अमेरिकी रणनीतिकार यह अच्छी तरह समझते हैं कि हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक की किसी भी बड़ी रणनीति में भारत को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। भारत की भौगोलिक परवान के साथ किसान भारत की इंडो पैसिफिक नहीं है। स्थिति, विशाल बाजार, बढ़ती अर्थव्यवस्था और चीन के साथ उसका जटिल रणनीतिक समीकरण उसे अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। लेकिन दोस्तों, क्या इसका अर्थ यह है कि अमेरिका और भारत हर वैश्विक मुद्दे पर एक जैसी सोच रखते हैं? बिल्कुल नहीं। और यहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का असली चेहरा सामने आता है। भारत ने हमेशा रणनीतिक स्वायत्तता की नीति को महत्व दिया है। आसान भाषा में कहें तो भारत किसी दूसरे देश को यह अधिकार नहीं देना चाहता कि वह तय करे भारत किसके साथ दोस्ती रखेगा, किससे ऊर्जा खरीदेगा, किस देश के साथ रक्षा समझौता करेगा, किस अंतर्राष्ट्रीय विवाद में क्या रुख अपनाएगा और किस वैश्विक शक्ति की बात को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेगा। भारत अमेरिका के साथ साझेदारी करता है, लेकिन रूस के साथ अपने दशकों पुराने संबंधों को भी खत्म नहीं करता। भारत फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाता है, लेकिन पश्चिम एशिया के देशों के साथ अपने आर्थिक और ऊर्जा संबंधों को भी मजबूत करता है। भारत क्वाड जैसे मंच पर सक्रिय रहता है, लेकिन अपनी विदेश नीति को किसी दूसरे देश की सैन्य रणनीति का हिस्सा बताने से बचता है। यही भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक विशेषता है, और यही भारत को समझना दुनिया की कई बड़ी शक्तियों के लिए मुश्किल भी बना देता है। क्योंकि दोस्तों, दुनिया की पुरानी राजनीति लंबे समय तक दो हिस्सों में सोचने की आदी रही है। या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ। लेकिन भारत का संदेश बिल्कुल अलग दिखाई देता है। भारत कहता है कि हम अपने साथ हैं और हमारा फैसला हमारे राष्ट्रीय हित तय करेंगे। यही वह सोच है जिसने भारत को पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है। अब कल्पना कीजिए कि भविष्य में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाता है और किसी सुधार के बाद उसे मौजूदा स्थायी सदस्यों के समान या उसके करीब अधिकार प्राप्त होते हैं। तब भारत का प्रभाव केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। पश्चिम एशिया, हिंद महासागर, इंडो पैसिफिक, आतंकवाद, वैश्विक संघर्ष और विकासशील देशों से जुड़े अनेक मामलों पर भारत की संस्थागत भूमिका और अधिक मजबूत हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया की हर बड़ी शक्ति इस बदलाव को बिल्कुल एक ही नजरिए से देखेगी? जवाब है नहीं। कुछ देशों के लिए भारत की बढ़ती भूमिका वैश्विक संतुलन के लिए सकारात्मक है। कुछ देशों के लिए भारत चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलनकारी शक्ति है। अनेक विकासशील देशों को लगता है कि भारत उनकी समस्याओं को पुरानी महाशक्तियों से अलग नजरिए से समझ सकता है। लेकिन दूसरी ओर हर बड़ी शक्ति अपनी वर्तमान स्थिति और अपने विशेष प्रभाव की रक्षा भी करना चाहती है। यही कारण है कि सार्वजनिक बयान और वास्तविक संस्थागत बदलाव के बीच अक्सर बहुत लंबा अंतर दिखाई देता है। कई देश सार्वजनिक रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की बात करते हैं। कई सरकारें भारत की बड़ी वैश्विक भूमिका का समर्थन करती दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे ही सवाल उठता है कि नए स्थायी सदस्य कितने होंगे, किन क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, अफ्रीका से कौन आएगा, एशिया से किसे जगह मिलेगी, क्या नए स्थायी सदस्यों को वीटो अधिकार दिया जाएगा, और अगर दिया जाएगा तो तुरंत या किसी समय सीमा के बाद, तब पूरी बहस बेहद जटिल हो जाती है। यही वह कूटनीतिक शतरंज है जिसमें हर देश अपनी चाल बेहद सावधानी से चलता है। दोस्तों, इंटरनेट पर पिछले कुछ समय से ऐसे कई दावे घूमते रहे हैं जिनमें कहा गया कि भारत के समर्थन में 146 देश एक साथ खड़े हो गए हैं और अमेरिका अकेले भारत को रोकने के लिए पूरी दुनिया पर दबाव बना रहा है। लेकिन ऐसे किसी विशिष्ट प्रस्ताव और 146 देशों के हस्ताक्षर वाली कहानी को आधिकारिक तथ्य मानने से पहले विश्वसनीय प्रमाण देखना बेहद जरूरी है। मगर इस वायरल कहानी के पीछे छिपे बड़े सवाल को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता, और वह सवाल यह है कि अगर विकासशील दुनिया का एक बहुत बड़ा समूह वास्तव में संयुक्त राष्ट्र सुधार को लेकर एकजुट हो जाए तो क्या होगा? क्या पुरानी महाशक्तियां उस दबाव को हमेशा नज़रअंदाज कर पाएंगी? क्या अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका की बढ़ती आवाज को अनिश्चित समय तक वैश्विक निर्णय प्रक्रिया से दूर रखा जा सकता है? यही वह संभावना है जो पुरानी विश्व व्यवस्था के सामने सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। अफ्रीका लंबे समय से सुरक्षा परिषद में बेहतर और स्थायी प्रतिनिधित्व की मांग करता आया है। लैटिन अमेरिका के कई देश भी वैश्विक संस्थाओं में सुधार की बात करते हैं। एशिया दुनिया की आबादी और आर्थिक गतिविधि का विशाल केंद्र बन चुका है। इसके बावजूद सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का ढांचा दशकों से लगभग वैसा ही बना हुआ है।
भारत इसी असंतुलन को बार बार दुनिया के सामने रखने की कोशिश करता है और यहाँ भारत की कूटनीति का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है। भारत केवल यह नहीं कहता कि हमें स्थायी सदस्यता दीजिए, क्योंकि हम एक बड़ा देश हैं। भारत अपनी दावेदारी को ग्लोबल साउथ की व्यापक बहस से जोड़ने की कोशिश करता है। महामारी के समय भारत ने अनेक देशों को दवाइयां और वैक्सीन उपलब्ध कराने में भूमिका निभाई। प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत और बचाव अभियानों में भारत की सक्रियता दिखाई दी। हिंद महासागर क्षेत्र में संकट के समय भारत ने कई अवसरों पर तेजी से सहायता पहुंचाने की क्षमता प्रदर्शित की। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को लेकर भारत के अनुभव ने भी अनेक विकासशील देशों का ध्यान अपनी ओर खींचा। दोस्तों, इन सभी कदमों का केवल मानवीय या आर्थिक महत्व नहीं होता, बल्कि इनका गहरा कूटनीतिक प्रभाव भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती केवल मंच पर गले मिलने और कैमरों के सामने हाथ मिलाने से नहीं बनती। जब किसी छोटे देश पर संकट आता है और कोई राष्ट्र सबसे पहले मदद लेकर पहुंचता है, तो वह देश इस बात को याद रखता है। जब कोई विकासशील देश नई तकनीक चाहता है और उसे ऐसी साझेदारी मिलती है जिसमें उसकी संप्रभुता और उसकी जरूरतों का सम्मान किया जाए, तो वह इस बात को याद रखता है। जब किसी वैश्विक मंच पर बड़ी शक्तियां केवल अपने हितों की बात करती हैं और कोई देश विकासशील दुनिया की समस्याओं को सामने रखता है, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता है। भारत इसी दीर्घकालिक कूटनीतिक पूंजी को तैयार करने की कोशिश करता दिखाई देता है। और दोस्तों, दुनिया की राजनीति में यही पूंजी भविष्य में समर्थन, मतदान और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहमति में बदल सकती है। इसलिए भारत की सुरक्षा परिषद दावेदारी को केवल एक सीट की लड़ाई मानना बहुत बड़ी भूल होगी। यह असल में उस लंबे कूटनीतिक अभियान का हिस्सा है जिसके जरिए भारत खुद को आने वाली विश्व व्यवस्था के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहता है। अब दोस्तों, यहां अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का सवाल फिर सामने आता है। सोशल मीडिया की कई वायरल कहानियों में अमेरिका को भारत की स्थायी सदस्यता के खिलाफ एक बड़े षड्यंत्र के केंद्र में दिखाया जाता है। कभी कहा जाता है कि ट्रंप ने भारत की वीटो पावर से जुड़े प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। कभी दावा होता है कि अमेरिका ने छोटे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को फोन करके भारत का समर्थन न करने की धमकी दी। कहीं कहा जाता है कि वाशिंगटन के बंद कमरों में भारत को रोकने के लिए ऐसी रणनीति बनाई गई जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, किसी भी जिम्मेदार विश्लेषण में दावे और प्रमाण को अलग रखना जरूरी होता है। अमेरिका की वास्तविक रणनीति को समझना है तो हमें उसके राष्ट्रीय हितों को देखना होगा। अमेरिका के लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहला कारण चीन है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य, आर्थिक और तकनीकी शक्ति ने अमेरिकी रणनीति को काफी प्रभावित किया है। हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक फैले समुद्री मार्ग दुनिया के व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसे नजरअंदाज करके इस क्षेत्र की कोई बड़ी रणनीति तैयार करना आसान नहीं है। दूसरा कारण भारत का विशाल बाजार और उसकी बढ़ती आर्थिक क्षमता है। दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में नए अवसर देखती हैं। आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव की चर्चा होती है तो भारत का नाम सामने आता है। डिजिटल तकनीक की बात होती है तो भारत के विशाल बाजार, भारत ने ही चर्चा। उपयोगकर्ता आधार और तकनीकी प्रतिभा पर चर्चा होती है। रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारत की महत्वाकांक्षा दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचती है। तीसरा कारण यह है कि अमेरिका और भारत ने पिछले वर्षों में कई रणनीतिक क्षेत्रों में संवाद और सहयोग को बढ़ाया है, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के हित हर जगह समान नहीं हैं। भारत रूस के साथ संबंध बनाए रखता है। भारत कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर अपना स्वतंत्र रुख अपनाता है। भारत व्यापारिक मामलों में अपनी घरेलू प्राथमिकताओं को महत्व देता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के तत्र भारत ने इस पर भारत विवाद है, परग्रामंद्री है, नहीं चाहता कि उसकी विदेश नीति वाशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग या किसी दूसरी राजधानी से तय हो। शायद यही बात भारत अमेरिका संबंधों को इतना दिलचस्प बनाती है। दोनों देशों को कई क्षेत्रों में एक दूसरे की आवश्यकता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अधीन नहीं होना चाहते। इसलिए दोस्तों, अगर कोई आपसे यह कहता है कि अमेरिका भारत का ऐसा पक्का दोस्त है जो भारत के हर फैसले का आंख बंद करके समर्थन करेगा, तो वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत आसान बनाकर देख रहा है। और अगर कोई कहता है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है और 24 घंटे केवल भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश करता रहता है, तो यह भी वास्तविकता का पूरा चित्र नहीं है। सच्चाई इन दोनों अथियों के बीच कहीं अधिक जटिल है। अमेरिका भारत के साथ सहयोग करेगा, लेकिन जहां उसके हित अलग होंगे वहां बातचीत, दबाव और कूटनीतिक सौदेबाजी भी देखने को मिल सकती है। भारत अमेरिका के साथ साझेदारी करेगा, लेकिन जहां उसके राष्ट्रीय हित अलग होंगे वहां भारत अपना स्वतंत्र रुख भी दिखाएगा। यही परिपक्व देशों के संबंधों की वास्तविकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं है जहां शुरुआत में ही तय हो जाए कि कौन नायक है और कौन खलनायक।
यहाँ आज का सहयोगी कल किसी मुद्दे पर विरोधी हो सकता है और आज का विरोधी किसी दूसरे मुद्दे पर आपके साथ खड़ा दिखाई दे सकता है। लेकिन दोस्तों, दुनिया की इस पूरी कूटनीतिक बिसात पर एक तीसरा खिलाड़ी भी मौजूद है जिसकी निगाह भारत की लगभग हर बड़ी रणनीतिक गतिविधि पर लगी रहती है, और वह है चीन। चीन के लिए भारत केवल एक पड़ोसी देश नहीं है। भारत एशिया की वह विशाल शक्ति है जिसकी तीन को संभावित नहीं चाहते हैं। आबादी, अर्थव्यवस्था, सैन्य क्षमता और भौगोलिक स्थिति उसे चीन के दीर्घकालिक रणनीतिक समीकरणों में बेहद महत्वपूर्ण बना देती है। भारत और चीन के बीच सीमा से जुड़े गंभीर मतभेद हैं। हिंद महासागर में प्रभाव को लेकर रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है। दक्षिण एशिया के छोटे देशों में दोनों देशों की आर्थिक और कूटनीतिक गतिविधियों को लगातार देखा जाता है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने एशिया, अफ्रीका और दुनिया के कई हिस्सों में विशाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाया, लेकिन इसके साथ कर्ज, पारदर्शिता और रणनीतिक निर्भरता को लेकर आलोचनाएं भी सामने आती रही हैं। भारत ने BRI को लेकर अपना अलग और स्पष्ट रुख रखा है। अब जरा सोचिए, अगर वैश्विक संस्थाओं में भारत का प्रभाव और अधिक बढ़ता है तो चीन इस बदलाव को किस नजरिए से देखेगा? यही सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन सार्वजनिक मंचों पर कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन रणनीतिक स्तर पर एशिया में किसी दूसरे विशाल देश के तेजी से बढ़ते प्रभाव को निश्चित रूप से गंभीरता से देखा जाएगा। यही कारण है कि भारत की सुरक्षा परिषद दावेदारी से जुड़ी किसी भी बड़ी प्रक्रिया में चीन की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा सकता। लेकिन कहानी केवल चीन और अमेरिका तक सीमित नहीं है। रूस का अपना समीकरण है। भारत और रूस के संबंध दशकों पुराने हैं। रक्षा सहयोग से लेकर अंतरिक्ष और ऊर्जा तक दोनों देशों के बीच लंबी साझेदारी रही है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत और रूस ने संवाद बनाए रखा है। रूस बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की बात करता है और भारत भी दुनिया को किसी एक शक्ति के पूर्ण नियंत्रण में देखने के बजाय अधिक संतुलित वैश्विक व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर देता है। यही दोनों देशों के कई रणनीतिक विचार एक दूसरे के करीब दिखाई देते हैं। लेकिन रूस के भी अपने राष्ट्रीय हित हैं। चीन के साथ उसके संबंध हैं, पश्चिम के साथ उसका संघर्ष है और ऊर्जा बाजार उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए यह मान लेना कि कोई भी देश केवल दोस्ती के नाम पर अपने हितों को किनारे रखकर हर परिस्थिति में भारत का समर्थन करेगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता को नजरअंदाज करना होगा। फ्रांस की भूमिका भी बेहद दिलचस्प है। पिछले वर्षों में भारत और फ्रांस के बीच रक्षा तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग को विशेष महत्व मिला है। हिंद महासागर क्षेत्र में दोनों देशों के कई रणनीतिक हित एक दूसरे से जुड़े दिखाई देते हैं और फ्रांस भारत की बड़ी वैश्विक भूमिका तथा सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने वाले प्रमुख देशों में गिना जाता रहा है। लेकिन दोस्तों, असली चुनौती समर्थन के बयानों को वास्तविक संस्थागत सुधार में बदलने की है। यही वह पहाड़ है जिसे अभी पार करना बाकी है, और इसी पहाड़ के आसपास इंटरनेट पर हजारों सनसनीखेज कहानियां तैयार होती रहती हैं। कहीं कहा जाता है कि भारत ने अमेरिका को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। कहीं दावा किया जाता है कि भारत अमेरिका को सुरक्षा परिषद से बाहर निकालने वाला है। कहीं यह कहा जाता है कि महासभा में एक प्रस्ताव आते ही किसी स्थायी सदस्य की कुर्सी छीन ली जाएगी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र चार्टर की वास्तविक प्रक्रिया को देखें तो किसी स्थायी सदस्य को केवल महासभा के साधारण बहुमत के आधार पर उसकी स्थायी सीट से बाहर कर देना इतनी सीधी प्रक्रिया नहीं है। इसलिए दोस्तों, ऐसी कहानियों को सुनते समय उत्साह के साथ तथ्य को समझना भी जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। भारत को अमेरिका को सुरक्षा परिषद से बाहर निकालने की काल्पनिक धमकी देने की आवश्यकता ही क्यों होगी, जब भारत की वास्तविक कूटनीतिक शक्ति कहीं अधिक गहरी है? भारत की ताकत उसका विशाल बाजार है। भारत की ताकत उसकी जनसंख्या है। भारत की ताकत हिंद महासागर में उसकी रणनीतिक स्थिति है। भारत की ताकत उसकी तकनीकी क्षमता है। भारत की ताकत उसकी बढ़ती अर्थव्यवस्था और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विकसित होते संबंध हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज दुनिया की लगभग हर बड़ी शक्ति भारत को अपने साथ मजबूत संबंधों में देखना चाहती है। अमेरिका चाहता है कि भारत इंडो पैसिफिक में उसके साथ सहयोग बढ़ाए। रूस चाहता है कि भारत के साथ उसकी पुरानी रणनीतिक साझेदारी बनी रहे। फ्रांस भारत के साथ रक्षा और समुद्री सहयोग को आगे बढ़ाना चाहता है। पश्चिम एशिया के कई देश भारत के बाजार, निवेश और तकनीकी क्षमता को महत्वपूर्ण मानते हैं। अफ्रीकी देशों के लिए भारत विकास साझेदारी का एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर सामने आया है। दोस्तों, यही भारत का असली कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र है। किसी देश को खोखली धमकी देना नहीं, बल्कि ऐसी स्थिति तैयार करना जहां भारत को नजरअंदाज करना दूसरे देशों के लिए खुद नुकसान का सौदा बन जाए। और दोस्तों, अब कहानी यहां से और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि सवाल केवल यह नहीं है कि अमेरिका भारत के बारे में क्या सोचता है या चीन भारत को किस नजरिए से देखता है। असली सवाल यह है कि अगर ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज आने वाले वर्षों में और मजबूत होती है,
अगर संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग एक राजनीतिक आंदोलन का रूप लेती है और अगर भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील जैसे देश अपनी रणनीति को और अधिक आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाते हैं, तब पुरानी 5 शक्तियों के सामने कौन सा विकल्प बचेगा? क्या वे सुधार को लगातार टालती रहेंगी या फिर एक दिन उन्हें दुनिया की बदलती वास्तविकता को स्वीकार करना ही पड़ेगा? क्योंकि दोस्तों, हवा में बदलाव दिखाई दे रहा है। दुनिया अब एक ध्रुवीय सोच से आगे बढ़ रही है। नए शक्ति केंद्र उभर रहे हैं, पुरानी संस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं और भारत लगातार उस मेज के करीब पहुंच रहा है जहां दुनिया के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं। लेकिन इसी बीच पर्दे के पीछे एक ऐसा कूटनीतिक संघर्ष आकार ले रहा है जिसमें अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ग्लोबल साउथ और भारत के अपने राष्ट्रीय हित एक दूसरे से टकराते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इस संघर्ष की अगली चाल क्या होगी, यही वह कहानी है जो आगे पूरी दुनिया की राजनीति को एक नए मोड़ पर ले जा सकती है।